जय हिंद, नमस्कार। देखो, ये लाभ हानि का लेक्चर नंबर 1 है और एकदम शुरू से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जो लोग लाभ हानि को पढ़ चुके हैं उनको भी बहुत कुछ नया मिलने वाला है यहाँ, और जो कुछ भी नहीं जान रहे हैं उन लोगों को भी इस लेक्चर में प्रूफ हो जाएगा कि जरूरी नहीं है कि लाभ हानि के मोटे मोटे फॉर्मूले याद किए जाए। बस बेसिक इन्फॉर्मेशन से अच्छे अच्छे सवाल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, इसको समझते हैं कि लाभ हानि कितना आसान है। ठीक है, सबसे पहला बात तो ये कि इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझो। बहुत आसान सा बात है कि अगर मान लो कोई सामान 100 रुपए का है, अगर मान लो कि कोई सामान 100 रुपए का है, 100 रुपए उसका क्रयमूल्य है। देखो, सबसे पहले ये समझो कि क्रयमूल्य क्या है और विक्रयमूल्य क्या है। क्रयमूल्य वो मूल्य होता है जिस पर हम लोग किसी चीज को खरीद के लाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसको हम लोग शॉर्टकट में सीपी लिखा करेंगे। ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या होता है भाई? तो विक्रय मूल्य का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, विक्रय मूल्य का हम लोग बात करें तो जितने में किसी चीज को बेच दिया है ना, तो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इसको हम लोग कहेंगे विक्रय मूल्य, एसपी। ठीक है, तो सिंपल सा बात आप लोग ये सोचिए कि कोई आइटम अगर 100 रुपए का है, उसको हम लोग 10 रुपए का लाभ लेकर बेच देते हैं तो वो 110 रुपए में बिक जाएगा। तो ये हुआ सीपी, ये हुआ प्रॉफिट और ये हुआ सेलिंग प्राइस। मतलब क्रयमूल्य में अगर लाभ हम लोग जोड़ रहे हैं तो विक्रयमूल्य मिल रहा है। देखो, एक छोटा सा बात आप लोग ध्यान देंगे कि अगर हम लोग हिंदी में क्रयमूल्य लिखते हैं या विक्रयमूल्य लिखते हैं, सिंपल वी मूल्य भी लिखते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। इसलिए क्रयमूल्य को सीपी लिखा करेंगे और विक्रयमूल्य को एसपी लिखा करेंगे। ये आदत आप लोग डाल लीजिए, एग्जाम में भी यही करना है। ठीक है, हम लोग की हिंदी बहुत अच्छी है, महान है, हिंदी में पढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर अंग्रेजी थोड़ा सा फायदा दे सकता है वहाँ हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बाकी पढ़ाई तो हम लोग हिंदी में कर ही रहे हैं, तैयारी हिंदी में चलेगी ही। लेकिन सीपी और एसपी लिखने में थोड़ा सा समय का बचत हो जाता है, मेहनत का बचत हो जाता है। इसलिए हम लोग सीपी मतलब क्रयमूल्य और एसपी मतलब विक्रयमूल्य समझेंगे पूरे लेक्चर में, सीरीज जब तक लाभ हानि की चलते रहेगी तब तक। ठीक है, तो क्रयमूल्य में लाभ जोड़ा तो क्या बन गया? विक्रयमूल्य। सिंपल सी बात है। अगर आप लाभ की बात करें, लाभ मतलब क्या? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हम लोग विक्रयमूल्य घटाओ क्रयमूल्य भी कह सकते हैं। मतलब कि अगर कोई आइटम 110 रुपए का था, इसी क्वेश्चन को घुमा के सोच रहे हैं कि 110 रुपए में बेचा गया था और 100 रुपए में खरीदा गया था, तो लाभ कितना होगा भाई? 110 घटाओ 100 मतलब 10 रुपए का लाभ होगा। यह लाभ निकालने का तरीका हो गया, है ना। लाभ मतलब प्रॉफिट, लाभ निकालने का यह तरीका हो गया कि विक्रयमूल्य में से क्रयमूल्य घटाया। और विक्रयमूल्य निकालने का तरीका हुआ क्या? क्रयमूल्य में लाभ जोड़ा। और अगर कोई क्रयमूल्य निकालना चाहे, क्रयमूल्य मतलब क्या? सीपी। ठीक है, तो सीपी कैसे निकालेंगे? विक्रयमूल्य घटाओ लाभ, मतलब 110, या आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, विक्रयमूल्य घटाओ लाभ। जैसे 110 रुपए में बेचा था किसी चीज को, 10 रुपए का लाभ था, तो कोई पूछे कितने में खरीदा था, तो घटा के बता देंगे 100 रुपए में खरीदा था, 100 रुपया क्रयमूल्य रहा होगा। तो ये इसका बेसिक इंफॉर्मेशन है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके आधार पर आप 3 फॉर्मूले लगा सकते हैं। क्या क्या मिला भाई? लाभ बराबर विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। प्रॉफिट क्या हो गया? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दूसरा बात, क्रयमूल्य सीपी बराबर विक्रयमूल्य माइनस लाभ। और तीसरा बात, विक्रयमूल्य सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई? क्रयमूल्य सीपी प्लस लाभ, है ना, क्रयमूल्य प्लस लाभ, ये होगा। ये 3 फॉर्मूले लाभ की स्थिति में बन रहे हैं। कब बन रहे हैं? जब विक्रयमूल्य क्रयमूल्य से ज्यादा है, ये कंडीशन है। विक्रयमूल्य क्रयमूल्य से ज्यादा का मतलब है कम में सामान खरीदा और ज्यादा में बेचा, तभी तो लाभ होगा, है ना। हम लोग कम में सामान खरीदेंगे, कोई दुकानदार अगर कम में सामान खरीदता है और ज्यादा में बेचता है ग्राहक को, तभी तो वो लाभ कमाता है। जितना में खरीद के लाएगा उससे कम अगर मैं बेच दिया, 100 रुपए में खरीदा 90 रुपए में बेच दिया, उस स्थिति में क्या होगी? हानि। क्रयमूल्य
बड़ा होगा अगर विक्रय मूल्य से तो क्या होगा, हानि। और हानि कैसे निकलेगा भाई, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। मान लो 200 रुपए में कोई सामान खरीदा और 180 रुपए में बेच दिया, तो हानि कितने का हो गया, 20 रुपया। यही चीज बता रहा है ये पहला नंबर फॉर्मूला। हानि क्या है, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अगर कोई निकालना चाहे इसी फॉर्मूला से, अगर विक्रय मूल्य इस तरफ ले आओगे, हानि दूसरी तरफ भेज दोगे, तो क्या बनेगा, क्रय मूल्य घटाओ हानि। क्यों होगा, जैसे अगर मान लो 200 रुपए में कोई सामान खरीदा था, 20 रुपए का नुकसान कर गया, अगर क्वेश्चन को घुमा के बोला जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा भाई, 200 रुपए में खरीदा था, 20 रुपए का नुकसान हो गया तो 180 रुपए में बेचा होगा। सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना। उसी तरीके से तीसरा बात क्या है, विक्रय मूल्य जोड़ हानि। अगर हम लोग क्रय मूल्य निकालना चाहें, जैसे 180 रुपए में बेच दिया सामान को, 20 रुपए का हानि लेकर, 20 रुपए का नुकसान करके, तो सामान जरूर कितने का रहा होगा भाई, सामान जरूर 200 रुपए का रहा होगा। मतलब कि क्रय मूल्य निकालने के लिए इस विक्रय मूल्य में इस हानि लॉस को जोड़ा गया। ठीक है, तो क्या मिला, सीपी। देखो ये सब बहुत साधारण सी बातें हैं और फिर भी इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये आत्मा है लाभ हानि का। जब यही नहीं पता हो कि क्रय मूल्य लाभ की स्थिति में या हानि की स्थिति में कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो फिर कंफ्यूजन होगा। और बहुत बेसिक चीज़ है, 2-4 क्वेश्चन पे आप लोग सोच के प्रैक्टिस कर लेंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी में इस चीज़ को निकाल दिया गया। अब देखो ये 6 फॉर्मूले बन रहे हैं। वास्तव में ये 6 फॉर्मूला नहीं है, 2 ही फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला तो ये है लाभ का, एक फॉर्मूला है हानि का। इसी को उलट पुलट के आप बाकी दोनों भी बना सकते हैं। ये मत सोचना है कि 6 फॉर्मूले रटने हैं, रटने का तो सजेशन हम कभी नहीं देते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स समझने की चीज़ है, कोई ट्रिक कोई मेथड रटने की जरूरत नहीं है। उसको आप समझिए, ज़्यादा आसानी से मैथ आपका मित्र बन जाएगा। ठीक है, देखो ये तो हो गया। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अब इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा तरीका है। जैसे प्रतिशत का पूरा चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं इस चैनल पर। ठीक है, अगर कोई बोलता कि भाई ये 5 रुपया 25 रुपए का कितना प्रतिशत है ये निकालना है, तो आप क्या कहते हैं कि 5 रुपया 25 रुपए का कितना प्रतिशत है ये निकालना है, तो 5 गुना 100 बटा 25 रुपए के हिसाब से निकालना है। तो 25 को नीचे रख दो और 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, 5 से 100 कट गया 20 बार में, मतलब 20% है। 5 रुपया 25 रुपए का 20% है। तो सिंपल सा वही बात यहाँ भी करना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो भाई जिसका प्रतिशत निकालना है वो ऊपर रहेगा, लाभ ऊपर रहेगा, लाभ गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्यों, क्योंकि हमेशा हम लोग क्रय मूल्य पर ही लाभ निकालते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में स्पेशल स्थिति में आपको दे देगा, स्पेशल कंडीशन में, विशेष परिस्थिति में दे देगा कि विक्रय मूल्य पर लाभ निकालिए, तब आपको विक्रय मूल्य नीचे रखना है। ठीक है, लेकिन लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा हम लोग किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर नहीं। दुकानदार अगर कोई सामान 1000 रुपए का खरीद के लाता है, ठीक है, 1000 रुपए का खरीद के लाता है और उस पर 150 रुपए का लाभ कमाता है, तो वो लाभ प्रतिशत इस क्रय मूल्य पर ही तो निकालेगा कि कितना % प्रॉफिट हुआ भाई। तो 150 गुना 100 और बटा में 1000 करेगा, है ना। 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से इधर 1 जीरो कट गया, मतलब बोले कि भाई 15% लाभ कमा चुके हम लोग इस सामान पे, है ना, 15% लाभ कमाया। तो लाभ हमेशा किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर, इसलिए वो नीचे आया। जैसे यहाँ प्रतिशत निकालने पे हम लोगों को 25 रुपए पर निकालना था कि ये 5 कितना प्रतिशत है। उसी तरीके से हानि प्रतिशत अगर निकालना है तो हानि और गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ बात, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब देखो ये जो फॉर्मूले हम लोग देख चुके, ये बेसिक फॉर्मूला है। बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही है ये, इसमें कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, सिंपल प्रतिशत का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालना है, लाभ का प्रतिशत कैसे निकालना है, हानि का प्रतिशत कैसे निकालना है। ठीक है, इसके अलावे लाभ हानि में और भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं, किताबों में मिलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जरूरत उनका नहीं पड़ेगा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो।
ठीक है। बाकी वैसे समय समय पर अगले लेक्चर्स में जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो हम भी बताएंगे, ठीक है, लेकिन बिना उसके भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन लिए गए और कैसे उसको हम लोग को आसानी से सॉल्व करना है एग्जाम में। देखो एक क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझना, कि अतुलित एक पुरानी साइकिल 4,000 रुपए में खरीदता है, ठीक है। देखो 4,000 रुपए में साइकिल खरीदता है, मरम्मत के लिए 400 रुपए खर्च करता है, 5,000 में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। सिंपल सी बात है, खरीदता कितना में है, खरीदना कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कितना है 4,000, मरम्मत में क्या लगा दिया 400 रुपए, ठीक है। देखो भाई अगर आप कोई भी पुराना आइटम खरीदते हैं उसका मरम्मत करवाते हैं तो वो भी उसका आपको कॉस्ट ही पड़ता है, वो भी उसका खरीद मूल्य में ही शामिल हो जाता है। चाहे आप नया सामान भी लेते हैं, मान लो कि एक बहुत बड़ा अलमीरा खरीदा 15,000 रुपए का, 1,000 रुपये उसका ढुलाई पड़ गया, ढो के बाजार से घर तक पहुंचाने का या आपके दुकान तक पहुंचाने में 1,000 रुपये की ढुलाई हुई। तब आप ये सोचेंगे कि हमारा 15,000 का अलमीरा था, है ना, 1,000 तो हमको दुकान तक उसको लाने में लग गया, तो अलमीरा तो मेरे को 16,000 का पड़ा। अब जो भी लाभ कमाना है इस 16,000 के ऊपर कमाना है, मतलब कि ये ढुलाई या मरम्मत ये सब जो चीज होता है ये क्रय मूल्य का ही हिस्सा होता है, ठीक है। तो हमेशा जहां इसको देखो उसको क्रय मूल्य में आपको जोड़ना पड़ेगा। तो यहां देखो 4,000 की साइकिल खरीदी, 400 रुपये मरम्मत में लग गए, तो 4,400 रुपये खरीद मूल्य पड़ गया एक तरीके से साइकिल का। साइकिल कितने का पड़ा 4,400 रुपये का, और बेच कितने में रहा है भाई 5,000 रुपये में बेच रहा है। तो अगर हम लोग 5,000 रुपये में साइकिल बेच रहे हैं 4,400 में खरीद के, तो कितने का मुनाफा हुआ 600 रुपये का। अब बताओ यहाँ पर क्या ये फॉर्मूला याद रखने का जरूरत पड़ा कि भाई फॉर्मूला सोच रहे हैं कि लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य करना होगा, याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आप सब हर चीज को फील करते जाइए कि 4,400 का साइकिल खरीद के लाया, 5,000 रुपये में बेच दिया, ज़्यादा में बेच रहे हैं हम लोग, तो 600 रुपये जेब में एक्स्ट्रा आ गए, मतलब कि ये 600 रुपये लाभ हो गया। सिंपल सी बात है, कोई फॉर्मूला यहाँ रटने का जरूरत नहीं है। तो उसका प्रतिशत लाभ निकालिए। अब भाई प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ कितना 600 गुना 100 बटा में क्या क्रय मूल्य पर निकलता है, तो क्रय मूल्य पर निकलता है, तो यहाँ क्रय मूल्य आपको 4,000 नहीं लेना है, 4,400 रुपये लेना है। अभी अभी बताया कि मरम्मत जो है वो क्रय मूल्य का हिस्सा होता है, वो उसमें जुट जाता है और छोड़ेगा नहीं, वो जयवीरों की तरह है ना, वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ सकता है। मरम्मत या फिर ढुलाई, माल ढुलाई या ऊपरी व्यय इसको कहते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में ऊपरी व्यय लिखा रहेगा, ठीक है, तो उसको आपको साथ रखना है। अब देखो 600 बटा 44, 4 से काटो तो 11 इधर कट गया, 100 कटेगा कितना 150 बार में। अब 150 बटा 11 को अगर भाग लगाओगे तो कितना बार में लगेगा भाई 11 एकम 11 और 40, 11 तिया 33, ठीक है, 7 40, तो 13.7 बटा 11 प्रतिशत लाभ होगा, है ना। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। प्रतिशत लाभ कितना 13.7 बटा 11 प्रतिशत। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। बहुत आसान सवाल था, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पर, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन कहाँ आएगा। मेरे हर एक वीडियो में जो भी क्वेश्चन होता है वो एसएससी, रेलवे, टेट या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होता है। तो आपको इस बात को मान के चलना है कि क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, ये एक बहुत आसान सा सवाल पूछा गया था कि कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा, 315 में बेचा, कितना लाभ हुआ, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इसको बना के आप लोग कमेंट में बताइए। यहाँ पे कम में खरीदा है, देखो 280 में खरीदा है, 315 में बेचा है, ज़्यादा में बेचा है, तो क्या होना चाहिए लाभ होना चाहिए। और लिख भी रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो लाभ निकालो और लाभ प्रतिशत निकालो, कमेंट में बताओ जल्दी से। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक कार 64,000 में बेचने पर, ठीक है, 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य क्या है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है विक्रय मूल्य और यहाँ दिया हुआ है हानि प्रतिशत और क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो भाई आप ये कह सकते हैं कि सर
क्रैमूल निकालने वाला फॉर्मूला तो आप बताए ही नहीं, जब भी क्रैमूल और हानि प्रतिशत होगा तो वो भी बताएंगे, वो आगे के लेक्चर में आएगा। यहाँ आप लोग ये सीखिए कि जब फॉर्मूला नहीं याद हो, वे इतना नहीं पता हो, तब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। सिंपल देखो, एक बात ध्यान रखो, क्रैमूल सीपी जो होता है वो हमेशा 100% होता है, ठीक है। सीपी क्या होता है, 100% होता है। अब यहां पर 20% की हानि हो रही है, तो क्रैमूल है 100% और लॉस है कितना, 20%। तो इसका जो अंतर होगा, क्रैमूल घटाओ हानि, यही तो बिक्रैमूल होगा, नहीं तो मतलब कि बिक्रैमूल कितना है भाई, बिक्रैमूल जरूर 80% हुआ होगा, और 80% का मान दिया हुआ है यहां पर कितना, 64,000 रुपए, ठीक है। अब 0 से 0 काट लो इधर, और 8 से 64 कटेगा कितनी बार में, 800 बार में, ठीक है। तो इसका मतलब 1% का मान हो गया 800। और पूछा क्या जा रहा है, कार का लागत मूल्य या क्रैमूल जो है उसको हम लोग लागत मूल्य को ही हम लोग क्रैमूल कहते हैं, और वो हमेशा क्या होता है, 100% होता है। तो 1% अगर 800 है तो 100% का मान देखते के साथ आप लोग बता सकते हैं क्या होगा, 80,000 रुपये। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अब बताओ इसमें लाभ हानि का कॉन्सेप्ट कहाँ लगा है, केवल इस बात को सोचने में लगा है कि भाई खरीद मूल्य से हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य घटा के मिलेगा, इससे ज़्यादा कोई इसमें लाभ हानि का कॉन्सेप्ट नहीं लगा है। ये प्रतिशत जो पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया, ये प्रतिशत वाला कॉन्सेप्ट पे हम लोग इसको बना दिए, ठीक है। आया बात समझ में। फॉर्मूला वाला तरीका भी आएगा, अभी बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं अलग अलग तरीके के, एक से एक, वो सब कुछ आएगा, ठीक है। फिलहाल ये समझिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग कैसे लाभ हानि को सॉल्व कर सकते हैं। और तरीका पसंद आए तो कमेंट में भी अपने मन की बात बताते रहना है, ठीक है। नहीं भी समझ में आए तो भी आपको लिखना है कि सर समझ में नहीं आया, कुछ और बताइए, ठीक है। प्रतिशत वाला जो सीरीज था उसको जरूर आप लोग देखिए, काफ़ी फायदेमंद है, ठीक है। इस तरीके से शायद ही कहीं आपको मिलेगा जिस तरीके से मेरे परसेंटेज के सीरीज में बताया हुआ है, ठीक है। तो अलग अप्रोच है क्वेश्चन का। देखो इस क्वेश्चन को क्या कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य में 12 रुपए की कमी से उसका 5% का संभावित लाभ 2.5% की हानि में बदल जाएगा, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बोला जा रहा है कि अगर विक्रय मूल्य 12 रुपए कम कर दें हम लोग, ठीक है, जितने में बेचना था उससे 12 रुपए कम में बेचा, देखो ये कट ऑफ लाइन था, इतने में बेचना चाहिए था, ठीक है, इतने में बेचना चाहिए था, लेकिन इससे क्या हुआ, 12 रुपए कम में बेचा, ठीक है, 12 रुपए कम में बेचा, ठीक है। तो हुआ क्या, 5% का लाभ होने वाला था, 5% का लाभ होने वाला था, 2.5% की हानि हो गई, ठीक है, 2.5% की हानि हो गई। क्रय मूल्य यहाँ कहीं रहा होगा, इससे 5% का लाभ होने वाला था, हो क्या गया 2.5% की हानि, ये 12 रुपए घटने की वजह से। आया बात समझ में। तो सिंपल सा बात आपको ये सोचना है कि 5% का लाभ होने वाला था, 2.5% की हानि हो गई, तो इसका मतलब कुल 7.5% का फर्क आ गया ना। नहीं, 5% का लाभ होना था, 2.5% की हानि हो गई, तो दोनों विक्रय मूल्य में 7.5% का अंतर हुआ, और ये 7.5% का अंतर ही ये 12 रुपए है, क्योंकि जितना में बेचना था उससे 12 रुपए कम में बेचा गया। आया बात समझ में। और पूछा क्या जा रहा है, लागत मूल्य क्या है। तो अभी अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि लागत मूल्य हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य जो होता है वो हमेशा 100% होता है। तो भाई 7.5% का मान है 12, तो 100% का मान क्या होगा, 12 गुना 100 बटा में 7.5। पॉइंट उड़ाओगे तो 1 10 और पाओगे, 25 से काट लो 100 4 बार में, और 75 3 बार में, 3 से 12 कटेगा 4 बार में, कितना आ गया भाई, 4 चौका 16 गुना 10, 160 रुपये क्रय मूल्य हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर आ गया। आया बात समझ में। इसमें कहाँ कोई एक्स वैक्स मानने का जरूरत है, कोई
लाभ हानि का फॉर्मूला लगाने का कुछ जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पेन को, ठीक है ध्यान से समझना, एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रैमुल का 1/7 की हानि होती है। ठीक है, क्रैमुल का 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यहां भी 2 विक्रैमुल दिए हुए हैं और हानि दिया हुआ है 1/7 की हानि। देखो ध्यान से समझना, क्रैमुल पर ही तो हमेशा हानि होता है या लाभ होता है, जो होता है वो किस पर होता है, क्रैमुल पर होता है। तो देखो क्रैमुल पर 1/7, क्रैमुल का 1/7 ये क्या है भाई, हानि है ना, ये है हानि। लॉस कैसे निकाल रहे हैं, सीपी गुना 1/7। तो भाई विक्रैमुल जो होता है, विक्रैमुल एसपी, वो कैसे निकलता है, अगर हम लोग क्रैमुल में से हानि को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। नहीं, देखो 100 रुपए का चीज था, 100 रुपए का चीज था, क्रैमुल था 100 रुपए, 10 रुपए की हानि हो गई तो विक्रैमुल क्या मिलता है, 90 रुपए, है ना। तो क्रैमुल में से हानि घटा के मिलता है विक्रैमुल। तो विक्रैमुल अगर निकालना है तो इस क्रैमुल में से हानि घटाना पड़ेगा और हानि का मान क्या है, क्रैमुल का 1/7। कहने का मतलब यह है कि अगर आप विक्रैमुल निकालना चाहते हैं, अगर आप विक्रैमुल निकालना चाहते हैं तो क्रैमुल का क्या करना होगा, इसको सॉल्व करेंगे, 7 एकम 7 घटाओ 1, क्रैमुल का 6/7 करना होगा, ये होगा विक्रैमुल। ठीक है, आए बात समझ में, क्रैमुल का 6/7 करना होगा। अब देखो 144 रुपए में बेचने पर, 144 रुपए में बेचने पर 1/7 की हानि थी। ठीक है, ध्यान से समझना, 144 रुपए में बेचने पर 1/7 की हानि थी। मतलब कि अगर आप 144 रुपए में बेच रहे हैं सेलिंग प्राइस, तो इससे क्या मिल जाएगा भाई, क्रैमुल मिल जाएगा। हम लोग काट सकते हैं इसको, 6 से अगर काटें तो 6 दूना 12, 13 14, 6 चौक 24, मतलब क्रैमुल कितना हो जाएगा भाई, 24 गुना 7, है ना। इसको अगर गुना कर दें तो 7 चौका 28 के 8, बाकी 2, 7 दूना 14, 15 16, 168 हो गया क्रैमुल। अब नया विक्रैमुल क्या है, 189, 189 नया विक्रैमुल है और क्रैमुल था 168। तो घटाएंगे तो लाभ तो मिल जाएगा, कितना मिलेगा भाई, 1 2 21 रुपए का लाभ मिलेगा। आया बात समझ में। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, ये हो गया प्रॉफिट। लाभ प्रतिशत निकालना है तो 21 गुना 100 और बटा में कितना, क्रैमुल 168। 21 से अगर 168 काटोगे तो 21 के पहाड़ा से ये 8 बार में कटता है, और 4 से 8 काटोगे 2 बार में, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, 25/2 का मतलब हो गया 12.5%। तो 12.5% का ये होगा क्या, लाभ। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हुआ। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग और क्या कर सकते हैं, ये तो 12.5% लाभ आ गया। ठीक है, 12.5% लाभ आ गया। इसको हम लोग ये अनुपात वाले तरीका से या प्रतिशत वाले तरीका से भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे 144 रुपए में बेचने पर कितना हानि हो रहा है, क्रैमुल का 1/7 हानि हो रहा है। ठीक है, क्रैमुल का 1/7 हानि हो रहा है। तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि भाई क्रैमुल का 1/7 हानि हो रहा है, मतलब कि ऐसा कहा जा सकता है कि 144 का मान कितना है, देखो 1/7 हानि, 1/7 हानि का मतलब है ये अगर तुम समझो क्या, क्रैमुल सीपी, तो ये वाला हो जाएगा क्या, लॉस।
तो विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा भाई, विक्रयमूल्य 7 घटाओ 1 6 बनेगा और 6/7 भाग आएगा। ये देखो हम लोग भिन्न के हिसाब से बना रहे हैं। 144 को आप कह सकते हैं कि 6/7 भाग है, ठीक है। तो 189 के बारे में अगर कोई लिखना चाहे तो क्या लिखना होगा, 6/7 गुना 189/144, ठीक है। तो फिर इसको अगर हम लोग काटें 6 से तो ये आएगा 24 और इसको 7 से काटा जाए तो ये क्या नजर आएगा, 7 दूना 14 और 7 सते 49। अब 3 से काटेंगे तो 3 नमा 27 और 3 अठे 24। मतलब 189 का मतलब क्या हो गया, 9/8, जहाँ की ये 8 है सीपी और 9 है एसपी। तो एसपी यहाँ सीपी से ज़्यादा हो गया तो लाभ होगा, और लाभ कितना होगा भाई, देखो यहाँ पर लिख देते हैं। लाभ होगा 9 में से 8 कम 1 गुना 100/8, ठीक है। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए इसको काटोगे तो 4 दूना 8, 4 से 100 कटे 25 बार में, मतलब 12.5% का लाभ हो रहा है। आए बात समझ में। तो इस तरीके से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये भी तरीका आप लोग को बताया जाएगा आगे के लेक्चर्स में कि कैसे हम लोग भिन्न वाले तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन को। आए बात समझ में। अब देखो एक क्वेश्चन ये है कि किसी पुस्तक की 12 प्रतियों को 1800 रुपए में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो पुस्तक की 1 प्रति का लागत मूल्य कितना है। देखो इसको बिना x के भी बना सकते हैं और x के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। x वाला पहले बता देते हैं क्योंकि बिना x वाले के लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए। देखो 1 प्रति का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, 1 प्रति का क्रय मूल्य है ना, 1 प्रति का क्रय मूल्य कितना, अगर कोई x माने तो 12 प्रति अगर बेचना है, 12 प्रति का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12x। और लागत मूल्य के 3 प्रति के लागत मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ, ठीक है। ये तो हो गया क्रय मूल्य, और लाभ कितना होगा, 3x होगा लाभ, प्रॉफिट। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई, विक्रय मूल्य यहां दिया हुआ है कितना, 1800 रुपए। 12 प्रति का विक्रय मूल्य है 1800 रुपए। तो विक्रय मूल्य कैसे मिलता है, क्रय मूल्य जोड़ लाभ करके। 12x में खरीदा था, 3x लाभ कमा लिया, तो कुल 15x में बिका होगा। तो 15x का मान कितना, 1800 रुपए। बस इतना सा काम करना है आपको एग्जाम में कि 15x बराबर 1800 करना है, और 15 से 18 काटोगे तो 15 एकम 15, 15 दूना 30 और 0, मतलब कि x का मान आया 120 रुपए। पूछा क्या जा रहा है, पुस्तक की 1 प्रति का लागत मूल्य कितना है, तो 120 रुपए। आया बात समझ में। इस तरीके से सॉल्व करना है। 1 प्रति का लागत 120 रुपए है। देखो 12 प्रति 1800 रुपए में बेचने पर 3 प्रति के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ था। तो हम लोग इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि भाई 3 प्रति का क्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ हो रहा है और 12 आइटम का क्रय मूल्य तो होगा ही, तो कुल विक्रय मूल्य जो है वो 15 आइटम के विक्रय मूल्य के बराबर, 15 आइटम के क्रय मूल्य के बराबर बनेगा। तो 15 का मान 1800 अगर आप लिखें तो 1 का मान निकाल के 120 आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट वाला तरीका में इस तरीके से सोचना पड़ता है कि 3 वस्तु के दाम के बराबर लाभ है और 12 वस्तु का दाम 12 वस्तु के बराबर होगा, तो 12 3 15 वस्तु के दाम के बराबर इसका विक्रय मूल्य हो रहा है। आया बात समझ में। तो ये हुआ। अब देखो अगला क्वेश्चन कैसा है, एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में 10,000 के 50 जोड़ी जूते बेचे, प्रत्येक जूते की कीमत इतनी थी, तो कंपनी को कितना लाभ हुआ। देखो ये अमाउंट में पूछ रहा है, लाभ कितना हुआ रुपए में। अगर प्रतिशत में पूछता तो पूरे 50 जोड़ी का दाम निकाल के भी बना सकते थे और एक जोड़ी जूते का दाम निकाल के भी बना सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर लाभ रुपए में बताना है तो पूरे 50 जोड़ी के दाम पर ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो तरीका ज़्यादा अच्छा ये है कि इसको तुम 50 से गुना करोगे 189.5 को, तो ज़्यादा समय लगेगा।
इसको 50 से भाग देना बहुत आसान है। मतलब 50 जोड़ी जूता का विक्रय मूल्य है 10,000, ठीक है। देखो 50 जोड़ी का 50 जोड़ी का विक्रय मूल्य कितना है भाई? 10,000। 10,000 रुपये में 50 जोड़ी जूते खरीदे गए, बेचे गए। तो एक जोड़ी का विक्रय मूल्य बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। सीधे 50 से भाग लगा दोगे तो कितना आएगा भाई? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 200 रुपये आएगा। एक जोड़ी जूता 200 रुपये का बिक रहा है और खरीदा कितना था? 189.5 रुपये में। देखो ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है एक जोड़ी जूते का, और घटाओगे तो कितना आएगा? 10.5 रुपये। ये क्या हो गया? लाभ। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है। तो एक जूता पे 10.5 रुपया का लाभ है, तो 50 जोड़ी जूते पे कितने का लाभ होगा? तो सिंपल सा बात है, देखते के साथ आप बता सकते हैं कि 2 नंबर आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ 5 से 5 गुना होगा तो 25 का 5 पीछे नजर आना चाहिए, है ना। संख्या पद्धति के वीडियोस में बहुत बार इस तरह का काम हम लोग कर चुके हैं कि केवल इकाई अंक देख के आंसर बता देते हैं। अब यहाँ 50 जोड़ी का लाभ निकालना है। एक जोड़ी का लाभ तो 10.5 रुपये है, तो 50 जोड़ी का लाभ निकालने के लिए 50 गुना 10.5 करना है, और 5 बचे 25 का 5 पीछे नजर आना चाहिए, तो 2 नंबर आंसर होगा। नहीं, ऐसे ही कर सकते हैं। या फिर अगर ये चीज़ नहीं पता है तब फिर आप क्या करेंगे? 50 गुना 10 कितना हो गया? 500 रुपये, और 50 अठन्नी मतलब 25 रुपये, 500 प्लस 25, 50 जोड़ी जूते में 50 पैसे का दाम और लेना है तो 25 रुपये और बनेगा, 525 रुपये आया। आए बात समझ में किस तरीके से इसको सॉल्व करना है? ठीक है। तो और देखिए एक क्वेश्चन ये लिया गया है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा, शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेचा। देखो इसमें भी हम लोग लाभ हानि नहीं लगाएंगे, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी के एमटीएस में भी पूछा हुआ है, रेलवे के एनटीपीसी में भी पूछा हुआ है, सेम डाटा के साथ, ठीक है। तो आजकल चूंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, सब वेंडर लगभग एक ही रहते हैं सभी के, तो उनके पास क्वेश्चन भी फिक्स रहते हैं, फिक्स पैटर्न के होते हैं। उनको न एग्जाम से मतलब होता है कि किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन देना है, ठीक है, न लेवल से मतलब होता है। सब किसी तरह का क्वेश्चन किसी में भी पूछा जा सकता है। सेम क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है, एएलपी टेक्नीशियन में भी पूछा जा सकता है, एनटीपीसी में भी पूछा जा सकता है। एसएससी में भी यही देख रहे हैं कि एमटीएस के एग्जाम में सीजीएल से ज़्यादा भारी क्वेश्चन आ रहा है, सीएचएसएल में सीजीएल से ज़्यादा भारी क्वेश्चन आ रहा है। सेम क्वेश्चन कई बार तीनों तरह के एग्जाम में रहते हैं, एमटीएस में भी रहते हैं, एलडीसी में भी रहते हैं, सीजीएल में भी रहते हैं, ठीक है। तो अब वो वाला हिसाब किताब खत्म हो गया कि इंटर स्तरीय एग्जाम है तो थोड़ा आसान वाला आ जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल है तो थोड़ा मुश्किल आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको मैथमेटिक्स पूरा पढ़ना है, सही से समझ के जाना है, ठीक है। कोई खास पैटर्न नहीं होता कि इस तरह के एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। सिलेबस अलग हो सकता है, ये टॉपिक आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर है टॉपिक तो आपको उसको हर तरीके से तैयार करना है, ठीक है। देखो एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग, देखो पहले तो ये भाग समझो, अगर 3/4 एक भाग है किसी चीज का तो दूसरा का भाग जो है वो 1/4 होगा, नहीं 3 हिस्सा 1 हिस्सा, यही तो होगा। अगर इस भाग का अनुपात करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, मतलब 3:1 बनेगा, ठीक है। ये हुआ भाग। अब बोल रहा है कि एक भाग जो है बने 3/4 भाग जो है वो 20% के लाभ पर बेचा, और शेष भाग जो है उसको लागत मूल्य पर बेच दिया, मतलब लाभ हानि कुछ नहीं कमाया, 0 रुपया, ठीक है, कोई लाभ हानि नहीं हुआ, 0 रुपये के लाभ हानि पर बेच दिया, लागत मूल्य पर बेच दिया। तो इस पूरे सौदे में वास्तविक लाभ कितना रहा, मतलब ओवरऑल पूछा जा रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट क्या है। तो भाई एक पर लाभ हो रहा है, एक पर कुछ भी नहीं हो रहा, तो होगा लाभ ही, लाभ को मान लो x हो रहा है। अब देखो यहाँ पे हम लोग मिश्रण वाला तरीका लगाएं तो सबसे बेहतर है, बहुत तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सबसे आसान वाला तरीका तो मिश्रण वाला ही नजर आ रहा है मेरे को। अब देखो इसको घटाओ, x में से 0 जाएगा तो आएगा x, और 20 में से x घटाते हैं। देखो एक बार इस बीच वाले से छोटे वाले को घटाते हैं,
फिर बड़े वाले में से इस बीच वाले को घटाते हैं, ठीक है। बड़ा से छोटा हमेशा घटाया जाता है। तो x बड़ा है 0 से, तो x में से 0 घटाया। 20 बड़ा होना चाहिए x से, क्योंकि x का मान बीच में है, तो 20 में से x घटाएंगे, ठीक है। ये हुआ। तो इसका मतलब ये है, क्या है इसका मतलब कि x बटा 20 घटाओ x का अनुपात है 3:1, ये वाला अनुपात, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो x को 1 से गुना करेंगे x, 3 से गुना करेंगे 20 घटाओ x को, तो 60 घटाओ 3x। ये 3x इधर आके x में जुटेगा, तो 4x बराबर 60 और x बराबर 60 बटा 4 बराबर 15, ठीक है। 15% का लाभ होगा ओवरऑल, ऑप्शन नंबर 2। अब इसको देखकर अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सर लाभ हानि के सवाल में कहाँ है लाभ हानि, तो फिर हम आपको यही कहेंगे कि प्रतिशत में इस मेथड का यूज़ पूरे तरीके से बताया हुआ है। लाभ हानि के फॉर्मूले भी हम लोग पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में, लेकिन मेरा कहना ये है कि किसी एक दायरे में बंध के मत रहिए, सोच को इतना विस्तृत कीजिए कि क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अपने तरीके से घुमा सकें, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, नए नए तरीके सोचते और सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।